हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये दो टॉपिक सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक जो है इसे समझने से पहले आप लोगों को मेरा प्रीवियस डिस्कशन देखना ज़रूरी है। तो प्रीवियस डिस्कशन का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है। इनफैक्ट सॉलिड स्टेट चैप्टर का जितना भी डिस्कशन आज तक हुआ है उन सब का प्लेलिस्ट आई बटन पे दे रखा है, और एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है। आप लोग उसे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आज का प्रेजेंट डिस्कशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग एक एक करके टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट को समझने से पहले हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड क्या है। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड अगर समझ लेते हैं तो उसी टाइप ऑफ कंपाउंड्स में जो डिफेक्ट्स पाया जाएगा उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, है ना। तो द कंपाउंड्स इन व्हिच द रेशियो ऑफ द कैटायंस और एनायंस आर नॉट इन द सेम रेशियो एज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला are called non-stoichiometric compounds, and defects present therein are called as non-stoichiometric defects। क्या कहा गया है यहाँ पे ये कहा गया है कि कैटायंस और एनायंस का रेशियो, कैटायंस और एनायंस का रेशियो यानी पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस का रेशियो जो आपका केमिकल फॉर्मूला में जो दिखाया गया एग्जैक्टली उसी तरह से अगर कंपाउंड्स में नहीं पाया गया तभी जाके उस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? हम लोग नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स कहेंगे। यानी केमिकल फॉर्मूला में अगर AB2 एक कंपाउंड मान लीजिए, इसमें A और B का रेशियो A:B का रेशियो अगर मान लीजिए आता है 1:2, ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इन एक्चुअल सिनेरियो, इफ यू डोंट फाइंड the ratio of the atoms A and the atoms B are not 1:2 ratio, then that type of compounds are called as what? Non-stoichiometric compounds। समझ में आया? मतलब फॉर्मूला में कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो में एग्जिस्टेंस है एग्जैक्टली उसी रेशियो में अगर कंपाउंड्स में नहीं पाया गया रेस्पेक्टिव एटम्स का रेशियो, तभी जाके उस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स कहेंगे। और डिफेक्ट्स जब रहेगा उसी टाइप ऑफ कंपाउंड्स में कुछ भी डिफेक्ट्स, उस डिफेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहेंगे, है ना। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है इसका कुछ एग्जांपल्स है। एग्जाम्पल्स मतलब एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स का भी एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स का एक एग्जाम्पल, वेनेडियम ऑक्साइड। इसमें आप लोग देखिए वेनेडियम ऑक्साइड का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है? BOX। X क्यों लिखा? क्योंकि X का वैल्यू रेंज करता है आपका कहाँ से कहाँ तक? 0.6 से 1.3 तक। इसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। आप अगर इसको मान के चल लीजिए कि VO 0.6 मतलब 1:0.6 होना है कि नहीं, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस यू विल फाइंड समवट मोर 1:0.7 भी हो सकता है, 1:0.8 भी हो सकता है, मैक्सिमम 1:1.3 तक हो सकता है ना। इसका मतलब जो रेशियो मेंटेन करना चाहिए एज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मूला, दैट इज केमिकल फॉर्मूला, उसी रेशियो अगर कंपाउंड्स में नहीं पाया गया देन दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स। और एक एग्जांपल देखिए, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, हम लोग तो सभी जानते हैं जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO है ना। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस देखा गया कि ये जो X है मतलब यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, है ना, 1:1 का रेशियो होना चाहिए, 1:1 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन देखा गया ये x का वैल्यू 1 से कम है,
यानी ऑक्सीजन एटम्स आर लेस देन दैट ऑफ जिंक एटम्स. In actual scenario, number of zinc atoms are more than that of oxygen atoms. तब उनमें जो डिफेक्ट पाया जाएगा उस डिफेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहेंगे. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? है ना? मतलब फॉर्मूला हम लोगों को जैसा दिखाता है कोई भी कंपाउंड्स का, अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में, एक्चुअल सिनारियो में उन सब एलिमेंट्स से जो कंपाउंड्स बना हुआ है उनका रेशियो अगर सेम नहीं होगा तभी जाके उस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स. तभी जाके उनमें कुछ डिफेक्ट्स अगर आता है उसी टाइप ऑफ डिफेक्ट्स को हम लोग कहेंगे क्या? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. है ना? समझ में आया आप लोगों को? आशा करता हूँ. है ना? तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर इन एक्सेस. These are known as metal excess defect and metal deficiency defects. तो अभी जो हम लोगों ने इन सब कंपाउंड्स में वेनेडियम ऑक्साइड हो या जिंक ऑक्साइड हो, हाँ, इनमें अगर कोई डिफेक्ट्स एराइज होता है, वो एराइज होता है किसके वजह से? या तो कैटायंस का वजह से हो सकता है या तो एनायंस का वजह से हो सकता है. तो अगर कैटायंस का वजह से हुआ, वो कैटायंस अगर ज़्यादा हुआ तब उसको एक टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कहेंगे, वन टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कहेंगे. अगर एनायंस ज़्यादा हुआ तब उसको दूसरा और एक टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कहेंगे. जिसके वजह से यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने कि वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. कैटायंस मतलब क्या है? पॉजिटिव आयंस. एनायंस मतलब क्या है? नेगेटिव आयंस. ये पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयन में से कौन एक्सेस है उसके ऊपर बेस्ड करके हम लोगों ने नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को क्लासिफाई किया है एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. है ना? तो समझ में आया अभी कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोगों ने फाइनली डिवाइड कर दिया है दो टाइप्स में. क्या है आपका? मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. क्लियर यहाँ तक? है ना? समझ में आया? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप्स क्या है, अब तक हम लोगों ने देखा है. दो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अभी हम लोग चलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की ओर. अभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक टाइप है. वो एक्चुअली क्या है उससे तो समझना जरूरी है कि नहीं? तो अभी देखते हैं वो क्या है. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है दो टाइप से. या तो एनायन वैकेंसी से हो सकता है या तो एक्सेस कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट. मेरा कहने का मतलब है मेटल एक्सेस दो डिफेक्ट जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक पार्ट है वो प्रोड्यूस हो सकता है इन दोनों के वजह से. एनायन वैकेंसीज या तो एक्सेस कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स से हो सकता है. इन दोनों में से किसी एक से प्रोड्यूस हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. तो एक एक करके अभी हम लोग देखते हैं एनायन वैकेंसीज से मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है. Negative ions may be missing from their lattice sites, leaving holes in which electrons remain entrapped to maintain electrical neutrality. तो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर प्योरली स्टोइचियोमेट्रिक हो या नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हो, हाँ, प्योरली मीन फॉर आयनिक सॉलिड. वहाँ पे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दैट इज कैटायंस और एनायंस का मौजूद ही रहेगा. है ना? तो एज पर एनायन वैकेंसी डिफेक्ट दैट इज ए पार्ट ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यहाँ पे क्या कहा गया? नेगेटिव आयंस मिसिंग हो सकता है. कहाँ से? लेटिस साइड से. है ना? मतलब एनायंस मिसिंग होगा अपना लेटिस साइड से. समझ में आ रहा है? लेटिस साइड से एनायन मिसिंग होगा. अगर एनायंस मिसिंग होगा तब क्या होगा? देखिए यहाँ पे एनायंस मिसिंग हुआ. m plus x minus this m plus are what? Positive ions यानी cations. है ना? x minus are what? Anions. यहाँ पे देखिए आप ये जो पोर्शन है नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपका anions मिसिंग है. देखिए नेगेटिव आयंस में भी मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइड्स. लेटिस साइड से ये नेगेटिव आयंस का लेटिस साइड है, यहाँ से एनायन गायब हो गया, मिसिंग और नॉट फाउंड.
तो वहां पे आगे क्या क्या बैठ गया, देखिए एक इलेक्ट्रॉन्स बैठ गया। क्यों बैठा? ताकि वो जो आयनिक सॉलिड है उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल बी मोर देन दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स occur when alkali metal halides are heated in atmosphere of alkali metal vapor, for example NaCl। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डिफेक्ट है, जो कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक पार्ट एनायन वैकेंसी है, हाँ ये होता है आपका जनरली एल्काली मेटल हैलाइड्स में। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इनमें ये सब डिफेक्ट्स ज़्यादा पाया जाता है। कब? जब उन्हें हम लोग हीट करते हैं उनका एल्काली मेटल का वेपर से, मतलब एल्काली मेटल हैलाइड का जब हम इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एल्काली मेटल में हीट करते हैं तभी जाके ये सब डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है, एनायन वैकेंसीज का डिफेक्ट। समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब हम लोग सोडियम क्लोराइड जब हम लोग हीट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, you will find that some chlorine ions will migrate from the lattice sites to the sodium atoms got deposited to form sodium chloride। तो सोडियम एटम्स जब क्लोराइड से जब कंबाइन होगा तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, रिलीज करेगा, एंड दैट इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन आके कहाँ पे बैठ जाएगा, क्लोरीन एटम ने जहाँ से अपना पोजीशन छोड़ा था। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये कहाँ से आया, वहीं से तो आया। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आया, जो पोजीशन में आके बैठ गया ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, उस पोजीशन को या तो उस सेंटर को, उसी सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, एफ सेंटर कहेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है एफ सेंटर कहेंगे। समझ में आया है ना। अभी और एक टाइप, वो क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, वो है आपका एक्सेस कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। ये क्यों होता है आप लोग देखिए, ये होता है एक्सेस कैटायन की वजह से। दैट इज एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अनदर इंटरस्टिशियल साइट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा कैटायन एक आ जाता है, आके कहाँ पे बैठता है, इंटरस्टिशियल साइट पे आता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया है ना। ऐसा तो देखने में क्या लग रहा है आपका, ऑल द लेटिस साइट्स आर फिल्ड अप, कोई भी कैटायन हो या एनायन हो वहां से गायब तो नहीं हुआ है ना। लेकिन इंटरस्टिशियल साइट में बाहर से कहीं से एक आपका कैटायन आके बैठ गया। अगर कैटायन आके बैठ गया तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल बी मोर। तो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन also occur in another interstitial site to maintain the electrical neutrality। समझ में आया है ना। तो ऐसा डिफेक्ट जो होता है वो ज़्यादातर होने का चांसेस है फ्रेंकेल डिफेक्ट वाला क्रिस्टल में। मतलब जिन सब क्रिस्टल्स में फ्रेंकेल डिफेक्ट होने का चांसेस है उन सब में ये जो डिफेक्ट है एक्सेस कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, ये डिफेक्ट होने का ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, इसमें आपका एक्सेस कैटायन का वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए अभी आप अगर जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे तब क्या होगा, जिंक 2+ आयंस होगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा रिवर्सिबली, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिंक 2+ आयन होगा वो भी तो जाके कहीं किसी इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाएगा, ताकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, मोर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएटेड बाय जिंक 2+ आयन
ज़्यादा ना हो, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन जाके दूसरा नाइबरहुड पोजीशन में जाके बैठ जाएगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। समझ में आया आप लोगों को? मेरा कहने का मतलब है जिंक ऑक्साइड का जब भी हम लोग हीट करेंगे तब तो रिवर्सिवली जिंक 2+ और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और जिंक 2+ आयंस विल सेटल इन समवेयर इन द इंटरस्टिशियल साइट और उसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ वो 2 भी आके नाइबर में बैठ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेस कैटायंस इंटरस्टिशियल साइट का डिफेक्ट। ये दोनों ही आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पार्ट है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, है ना? तो यहां से हम लोगों को ओवरऑल ये चीज पता चला कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 टाइप से हो सकता है, या तो एनायन वैकेंसी से हो सकता है या तो एक्सेस कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट से हो सकता है। अगर एनायन वैकेंसी से हुआ तो वहां से कोई एक एनायन मिसिंग हो जाएगा, उस एनायन को कवर अप करने के लिए वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा उस वैकेंट पोजीशन में, और उस वैकेंट पोजीशन को तभी जाके हम लोग क्या कहेंगे, अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन उसे हम लोग एफ सेंटर कहेंगे, है ना? और सेकेंड वाला में क्या होता है, आपका एक एक्सेस कैटायन आके कहीं से बैठ जाता है और उस एक्सेस कैटायन का जो चार्जेस है उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नाइबरहुड में आके रहता है। समझ में आया? एज फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, है ना? क्लियर, समझ में आया? अभी हम लोग चलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की तरफ। तो अभी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी 2 टाइप से हो सकता है, कैटायन वैकेंसी से हो सकता है और आपका एक्सेस एनायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? पहला वाला हम लोगों ने क्या समझा था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस, वहां पे एक्सेस था, और यहाँ पे क्या है, मेटल डेफिशिएंट। ये भी उसी तरह से 2 टाइप से प्रोड्यूस हो सकता है। क्या हो सकता है? कैटायन वैकेंसी से हो सकता है, एक्सेस एनायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट से हो सकता है। क्लियर? तो अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कैटायन वैकेंसी से कैसे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो the positive ions may be missing from their lattice sites. The extra negative charge may be balanced by some nearby metal ion acquiring 2 positive charge instead of 1. देखिए यहाँ पे देखिए आप, पॉजिटिव आयंस मिसिंग है ना, A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, A प्लस होना चाहिए था। ये A प्लस यहाँ से मिसिंग है ना, ऐसा होना चाहिए था A प्लस, लेकिन यहाँ से ये मिसिंग, गायब हो गया। तब मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज इज मिसिंग। अगर पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है तब क्या हुआ, एक कैटायन का वैकेंसी क्रिएट हुआ कि नहीं? ऑब्वियसली हो गया, जिसके वजह से कहा गया कि इट में अराइज ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। कैटायन वैकेंसी हो गया, लेकिन अभी तो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहिए, होना है ना? क्योंकि आयनिक सॉलिड में तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है ना? तो तब क्या होगा, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, तब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए मेटल आयन एक्वायरिंग 2 पॉजिटिव चार्ज इंस्टेड ऑफ 1, तब देखा जाएगा कि नाइबर में कहीं पे भी एक मेटल आयन रहेगा, उसमें नॉर्मल जो A प्लस चार्ज होना चाहिए यहाँ पे एज पर इंडिकेटेड बाय दिस वन, यू विल फाइंड दैट इट हैज 1 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इट बिकम्स A2 प्लस। मतलब कैटायन वैकेंसीज अगर क्रिएट होगा, वहां से कोई कैटायन अगर मिसिंग हो जाएगा, तब एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज नेबरहुड कैटायन में आ जाएगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। क्लियर, समझ में आया? एज फॉर एग्जांपल आयरन पाइराइड्स, तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड में आपका मान लीजिए 3Fe2 प्लस 3Fe2 प्लस आयंस में 2 Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो गया, और
एक Fe2+ मिसिंग हो गया, है ना, तब क्या होगा, एंटायर क्रिस्टल में आयरन पायरेट्स का उसमें क्या रहेगा आपका Fe2+ और Fe3+। तो ये Fe2+ Fe3+ में क्या होते रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होते रहेगा। मतलब Fe2+ से Fe3+ में जाएगा, Fe3+ से Fe2+ में जाएगा। वो क्यों हो रहा है, क्यों, तब Fe2+ एक मिसिंग था, उसी मिसिंग का वजह से हाँ उनमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो रहा है, वो फ्रीक्वेंट हो रहा है, वो फ्रीक्वेंटली होते जा रहा है। ये जो एंटायर क्रिस्टल है इसमें तो ऐसा नहीं कि एक ही Fe2+ मिसिंग है, ऐसा नहीं है, उसमें तो बहुत सारा मिसिंग हो सकता है। अकॉर्डिंगली Fe3+ भी फॉर्मेशन होगा। मैंने पहले ही कहा है कि एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसी को बैलेंस करने के लिए नेबरहुड में आपका एक्स्ट्रा कैटायन का चार्ज बढ़ जाएगा। तो Fe2+ और Fe3+ में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होते रहेगा। उसी का वजह से आयरन पायरेट्स में एक मेटेलिक लस्ट्रे आता है, एक शाइनिंग आता है, उसको हम लोग फुल्स गोल्ड भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? तो वो जो भी है फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं वो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन उसमें ये जो कैटायन वैकेंसी का जो मुद्दा है इसमें आता है, इसमें कवर हो जाता है। सिमिलरली FeO में आयरन का जो ऑक्साइड है उसी में भी ऐसा ही आता है। मतलब Fe2+ और Fe3+ का मिक्सचर रहता है, Fe2+ गायब हो जाता है कहीं कहीं से। सुनने में तो ऐसा लग रहा है आयरन FeO में आपका Fe2+ और Fe3+ होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारा लेटिस पॉइंट्स Fe2+ मिसिंग होता है। तो Fe2+ मिसिंग होता है, तो उसको कवर देने के लिए कुछ नाइबरहुड आयरन एटम्स दे कन्वर्ट देमसेल्व्स टू Fe3+। तो Fe2+ और Fe3+ में जो सिलसिला चलते रहता है वो क्यों होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दोज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना फास्ट नहीं है, वो इतना अच्छा कंडक्टर्स नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से उसे हम लोग सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग बाद में समझते हैं। तो और एक डिफेक्ट जो आ सकता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में, वो क्यों आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, एक्सेस एनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो पहले वाला में मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सेस कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक्सेस एनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। मतलब extra anions occupying the interstitial site and extra negative charge is balanced by the extra charges on the adjacent metal ion। ये जो डिफेक्ट है जनरली नहीं पाया जाता है, क्योंकि एनायन का साइज इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड बड़ा रहता है। हाँ, वो उतना आसानी से इंटरस्टिशियल साइट में फिट नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, ये A+B- का एक लेटिस स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा है। अब देख सकते हैं ये B- यहाँ पे गया, इंटरस्टिशियल साइट में बैठ गया, है ना। तो ये एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसे बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, या तो हमने नहीं, वो नेचुरली क्रिएट हो जाता है, A2+ फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हुआ, एक्सेस एनायन इंटरस्टिशियल साइट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये जो टाइप ऑफ डिफेक्ट है ये इन जनरल नहीं पाया जाता। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव आयंस आर वेरी लार्ज एंड दे कैनॉट फिट इजीली इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, तो हम लोगों ने ये दो टाइप ऑफ डिफेक्ट अब तक कवर कर लिया। क्या? मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या से हो सकता है आपका, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, या तो एक्सेस कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज और एक्सेस एनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। हम लोगों ने कवर कर लिया, समझ में आया? ये दो जो डिफेक्ट है ये आपका नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का ही पार्ट है ना। तो अभी नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का
और एक टाइप्स रह गया, वो क्या है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सॉरी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का पार्ट नहीं, वो आपका अलग से, हाँ अलग से पार्ट है, हाँ वो आपका हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अलग से पार्ट क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पहले, या तो डिस्कस किया था कि आयोनिक सॉलिड्स में 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट पाया जा सकता है। वो क्या था? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, स्कॉट के डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो लास्टली क्या रहेगा आपका? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वो भी आपका आयोनिक सॉलिड्स का ही एक वन टाइप ऑफ डिफेक्ट है। समझ में आया ना? वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, वो कंप्लीटली अलग है ना? इस टाइप ऑफ डिफेक्ट में क्या होता है? द डिफेक्ट्स इन ionic crystals arise due to the presence of some impurity ions at the lattice sites। मतलब कोई भी आयनिक सॉलिड में, हाँ देखा गया कि लेटिस साइट्स में कुछ इम्प्योरिटी मतलब अनजान मेहमान आ गया। होना चाहिए था NaCl, मतलब Na+ और Cl-, वहां पे Na हटके वहां पे मान लीजिए दूसरा कुछ आ गया, मान लीजिए स्ट्रोंशियम आ गया, ठीक है, तभी जाके उसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे, है ना? तभी जाके उसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखिए, यहां से Na गायब हो गया, Na+ गायब हो गया है कि नहीं? यहां से भी गायब हुआ Na+, यहां से भी गायब हुआ, यहां से भी गायब हुआ। तो यहां से गायब होने के लिए एक प्लस चार्ज चाहिए, यहां से भी गायब होने के लिए और एक प्लस चार्ज, मतलब 2 Na+ गायब हुआ। तो 2 Na+ गायब हुआ या तो मिसिंग हुआ, उसके वजह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रोंशियम 2+ आ गया। ये स्ट्रोंशियम 2+ हैज कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी देन दैट ऑफ सोडियम, है कि नहीं? तो स्ट्रोंशियम 2+ क्यों आया? क्योंकि यहां से एक मिसिंग है, यहां से एक मिसिंग है, उसका भी तो चार्ज मेंटेन करना चाहिए, है कि नहीं? तो वहां पे स्ट्रोंशियम 2+ आया। एक तो पहले से वहां पे सोडियम Na+ तो था, उसी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रोंशियम प्लस, इसके लिए और एक प्लस स्ट्रोंशियम 2+। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, if molten NaCl containing little amount of strontium chloride is allowed to crystallize, some of the sites of Na+ ions are occupied by strontium 2+। मतलब molten NaCl में कुछ स्ट्रोंशियम क्लोराइड्स को लेकर अगर हम लोग क्रिस्टलाइज करते हैं तो देखा गया कि कुछ सोडियम आयंस का साइट्स को स्ट्रोंशियम 2+ आयंस ने ऑक्युपाई कर रखा है। तब जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। देखा गया कि फॉर 2 सोडियम आयंस 1 स्ट्रोंशियम आयन गेट्स एंटर्ड इन द लेटिस साइट्स। तब उस टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। क्लियर? समझ में आया? तो आज का मेरा डिस्कशन यहीं तक सीमित रहता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया। हम लोगों ने डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स यानी इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स को हम लोगों ने कवर कर लिया, है ना? तो जिन लोगों को आज का डिस्कशन समझ में नहीं आया, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं उन सब कमेंट्स का सुइटेबल रिप्लाई दे सकूँ। अगर समझ में आया इस डिस्कशन को, आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया डिस्कशन लेकर आऊँ आप लोगों को उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट
डिस्कशन में।